ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा जितने भी ज्वाइन कर रहे हैं काइंडली अटेंडेंस मार्क कर दें कमेंट सेक्शन में विद योर नेम्स इन द कमेंट सेक्शन। पहले ही बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो में कोई आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो ठीक है। सो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एज यू ऑल नो, हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अभी तक कंटिन्यू था और लास्ट क्लास में एक कंप्लीट पास पेपर हमने उसको किया था, पूरे सारे स्टेप्स उसके अंदर हमने सॉल्व किए थे। फिर एंड में जाके आपने देखा था कि एक कॉस्टिंग करने के बाद हमने एक प्रोडक्ट, एक जॉब की कॉस्ट भी कैलकुलेट की थी, फिर उसकी सेलिंग प्राइस भी कैलकुलेट की थी। तो एक ऑलमोस्ट पूरा क्वेश्चन हो चुका था, लेकिन एक छोटा सा एरिया भी और बाकी है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर, जो आज आप लोगों को हम करवाएंगे। तो एक और पास पेपर करेंगे, टॉपिकल पास पेपर सब लोग निकाल लीजिए। एएस अकाउंट्स के जो टॉपिकल पास पेपर्स हैं आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं, उसमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले टॉपिक पे आ जाइए। और क्वेश्चन नंबर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कौन सा करना है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 222, सबसे टॉप पे देखिएगा, पेज नंबर 222 लिखा हुआ है और क्वेश्चन नंबर 7 है कपूर लिमिटेड, मई जून 2015, पेपर 22 का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सब लोग अपने सामने रख लें, फिर बाद स्टार्ट करते हैं। जब तक ऑनलाइन स्टूडेंट जितने ज्वाइन करते जा रहे हैं काइंडली बेटा आप लोगों को मैं शो कर रहा हूँ। दिस इज पेज नंबर 222 ऑन द टॉप, टॉपिकल पास पेपर क्वेश्चन नंबर 7, जिसके पास ईयरली है, ईयर आपका है मई जून 2015, पेपर 22 क्वेश्चन 3। सो अगर किसी के पास ईयरली पेपर है तो वो ईयर भी नोट कर ले, मैं लिख भी देता हूँ इधर। टॉपिक इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, सेम जो चल रहा है। और इसमें हम आज जो कर रहे हैं वो टॉपिकल पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 7, कपूर लिमिटेड, और ईयर है इसका मई जून 2015, ऐसे ही है ना, पेपर 22 क्वेश्चन 3। सो काइंडली अपने सामने सब लोग क्वेश्चन रखें बेटा। लास्ट टाइम ऑनलाइन स्टूडेंट्स में आपसे एक बार कंफर्म कर रहा हूँ, किसी को भी ऑडियो वीडियो में किसी भी चीज में इश्यू है तो बता दीजिए, ताकि पहले ही उसे मैं रिजॉल्व कर लूँ। और अगर नहीं है तो काइंडली ये मेंशन कर दीजिए दैट एवरीथिंग इज क्लियर। थैंक यू। चलिए तो बात स्टार्ट करते हैं फिर आगे, अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है तो चलो बात शुरू करते हैं। अब मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ आप सब लोगों के सामने, सो लिसन वेरी केयरफुली। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का क्वेश्चन टिपिकल लगेगा, जो अभी तक हमने किया वैसा ही क्वेश्चन लगेगा आप लोगों को, खास फर्क नहीं लगेगा, बस एंड में एक आध एडिशनल रिक्वायरमेंट आज हमने कर ली। So question number 7, Kapoor Limited is a company which has 2 production department, machining and finishing, and 2 service department, maintenance and canteen. तो अभी तक ऐसा ही तो था, ऐसे ही क्वेश्चन है, कुछ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स होते हैं, कुछ सर्विस डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो इन्होंने आपको बता भी दिया है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के नाम भी और सर्विस डिपार्टमेंट के नाम भी। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। द फोरकास्ट ओवरहेड्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015 वर एज फॉलोज। तो इसने आपको पूरी लिस्ट दी हुई है, देख सकते हैं आप लोग। पावर $32,000, मशीन डेप्रिसिएशन 28,400, सुपरविजन 28,000, रेंट एंड रेट 26,000, बिल्डिंग इंश्योरेंस 11,000, लाइट एंड हीट 9,000। ये सारे आपको एक्सपेंसेस उसने दे दी, जैसे हर बार वो प्रोवाइड करता है। तो ये हमारे टोटल ओवरहेड्स हैं। नाउ क्वेश्चन पे नजर, इधर उधर अभी नजर नहीं, बिल्कुल। द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। अब आपको हर डिपार्टमेंट का डाटा दे दिया, हर बार देता। तो आप देखिए मशीनिंग, फिनिशिंग, मेंटेनेंस, कैंटीन, इन चारों डिपार्टमेंट्स का डाटा गिवन है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं इन सबके पास, कितने फ्लोर एरिया इन्होंने कवर किया हुआ है, स्क्वायर मीटर कितना कवर किया हुआ है, नेट बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी कितनी कितनी है इन लोगों के पास, किलोवाट आवर्स यानी कितनी इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल की है, और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के आवर्स परसेंटेज में इसने आपको दिया। अब रिक्वायरमेंट ए, वैसा ही टेबल जो हमेशा बनाता, बिल्कुल वैसा ही टेबल। अब आप देखिए इसको पूरा टेबल इसने आपको ड्रॉ करके दिया हुआ है। ये टेबल एज इट इज एग्जाम में ड्रॉ हुआ आएगा, जस्ट नीड टू फिल इट। लेकिन डेफिनेटली अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो वी नीड टू ड्रॉ। तो इसने आपको वही बोला है, पोर्शन द फोरकास्ट ओवरहेड ऑन द 4 डिपार्टमेंट एंड देन रीअपोर्शन, जो हर बार इस टेबल के अंदर हम करते हैं।
सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ओवरहेड्स, क्योंकि इसने हमें तो ओवरहेड टोटल दिया ना, हम इनमें पहले डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ऑन सम बेसिस। तो इस तरह से एज इट इज, ये जो टेबल आपके सामने बना हुआ है एज इट इज सब लोग जरा अपने अपने रजिस्टर में कॉपी कर लीजिए, तक मैं अपने पास करता हूँ, फिर बात शुरू करते हैं। सब लोग एज इट इज बिल्कुल जैसा बना हुआ है उसी फॉर्मेट के अंदर कॉपी कीजिएगा, वही वर्डिंग्स भी यूज कीजिएगा, सब कुछ वैसे ही करिएगा। नहीं बेटा इसमें नहीं करना है, इसमें जगह बहुत शॉर्ट है। पेज नंबर 222, टॉपिकल पास पेपर में पेज 222। नाउ पार्ट ए, इसको हम कहते हैं ओवरहेड शीट। तो ओवरहेड शीट हम यहाँ पे फॉर्मेट बना लेते हैं अपने पास। जल्दी जल्दी मुनीर, जल्दी पासवर्ड निकालो बेटा। नहीं नहीं पास पेपर चला, पास पेपर चल रहा है। शेयर करो फिर किसी का पिक्चर। तो जैसा मैंने कहा, जैसा उसने आपको बना के दिया भाई वैसे ही बनाइएगा, ठीक है। तो पहले वाला जो सेक्शन है यहाँ पे ओवरहेड मैं लिख रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए, ये इसने सारे ओवरहेड्स के नाम दिए हुए। फिर इसके बाद ओवरहेड्स के बाद उसने बोला है बेसिस, बेसिस के बाद इसने टोटल का कॉलम दिया है। हाँ जैसा मैंने बोला ना, जैसा एग्जामिनर आपको फॉर्मेट दे रहा है आपने वैसा करना है। वैसे टोटल आखिरी में भी चलेगा, लेकिन एग्जामिनर ने खुद ने बोला टोटल पहले लिखो तो पहले लिखो। फिर मशीनें, इसके बाद फिनिशिंग, इसके बाद हमारे पास है मेंटेनेंस, और आखिरी में है कैंटीन। तो भाई ये आपका टेबल बन गया एज इट इज जैसा उसने कहा था। अब हम यहाँ पे डिटेल्स भी ऐड कर देते हैं, उसने जो हमें डिटेल्स दिए। अच्छा आई नो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे और इसको पीछे करना पड़ेगा ताकि मैं पूरा कवर कर सकूं उसको, तो मैं जरा इसको आगे कर देता हूँ, ठीक है। होपफुली अब आप सब लोगों को पूरा कवर हो रहा होगा ना। अब इसके हम इस तरह से लाइंस भी ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले उसने हमें कहा है पावर, फिर इसके बाद उसने बोला है मशीन डेप्रिसिएशन, फिर इसके बाद है सुपरविजन, फिर इसके बाद है रेंट एंड रेट्स, फिर है अपने पास बिल्डिंग इंश्योरेंस, then we have light and heat, फिर है टोटल अपॉर्शन ओवरहेड्स, यानी जब ये सब हम कर लेंगे तो टोटल आ जाएगा अपने पास। फिर ये टोटल करने के बाद हम रीअपॉर्शनमेंट करेंगे किसकी, कैंटीन की, और रीअपॉर्शन करेंगे मेंटेनेंस की।
इसको भी इसने अलग अलग दिखाया है। सो रीअपोर्शन कैंटीन, फिर सब टोटल उसने बोला है सब टोटल करो, फिर रीअपोर्शन, मेंटेनेंस। क्या बेटा? कौन सा एडिशनल? नहीं ये, ना ना ना, ओनली दिस, ओनली पार्ट ए का जो टेबल हो बस। और ये होने के बाद आखिरी टोटल। ये आपका टेबल हो गया कंप्लीट। सब लोग जरा जल्दी से ये काम डन कर लीजिए। कॉपी हो चुका है, गुड। इस पर बात स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट भी बेटा जो लोग भी देख रहे हैं अपने पास, सब लोग इस तरीके का टेबल बना लें, क्योंकि पास पेपर के अंदर ये टेबल आप लोगों को पार्ट ए में बोला गया है सबसे पहले बनाने को। अगेन बार बार रिमाइंड करा रहा हूं, एग्जाम में दिया हुआ होगा, अभी टेस्ट भी होगा जब इस टॉपिक का तो उसमें भी दिया हुआ होगा, लेकिन अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए हम ड्रॉ कर रहे हैं ताकि आप लोगों का काम खुला खुला सा हो जाए। अब चले भाई, अब करते हैं फिलिंग कि भाई अब किस बेसिस पे इनको बांटे। तो सबसे पहले ये दो कॉलम्स भरेंगे हम, बेसिस और टोटल के कॉलम्स भरते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पावर, पावर को किस बेसिस पे बांटे? आप लोगों को अगर ऊपर डाटा दिया हुआ है तो पावर के लिए सबसे सूटेबल बेस क्या है? किलोवाट है, ठीक है ना। यूनिट जितने चार्ज हो रहे हैं उतनी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो हम यहां पे लिख देंगे केवी, केडब्ल्यू, किलोवाट। फिर इसके बाद मशीन डेप्रिसिएशन किस बेसिस पे होना चाहिए? वैल्यू ऑफ मशीन पे। एक ही चीज रेलेवेंट दी हुई है, उसी बेसिस पे डेप्रिसिएशन होनी चाहिए। तो यहां पे मैं लिख दूंगा वैल्यू ऑफ मशीन। फिर सुपरविजन किसकी होती है? एम्प्लॉइज की होती है, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के हिसाब से डिवाइड हो जाना चाहिए ये। गुड हो गया। रेंट एंड रेट्स, फ्लोर एरिया, क्योंकि रेंट आप प्रॉपर्टी का देते हो जिसके पास जितनी कवरेज है, फ्लोर एरिया। फिर बिल्डिंग इंश्योरेंस, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग की इंश्योरेंस के लिए और कोई उसने हमें वैल्यू नहीं दी हुई, तो उसके लिए भी फ्लोर एरिया इज द मोस्ट सुटेबल। फिर लाइट एंड हीट के लिए आ जाइए, तो अब लाइट एंड हीट के लिए वैसे तो कोई पर्टिकुलर होना चाहिए था यूनिट जिससे मैं मेजर कर सकता, जैसे गैस के भी यूनिट्स होते हैं ना, लेकिन जब कुछ नहीं है तो अगेन उसमें भी फ्लोर एरिया, क्योंकि यूजुअली हीट एंड लाइट कंज्यूम उसी हिसाब से होती है, जिसके पास जितनी ज्यादा प्रेमिसेस है उसने उतनी ज्यादा हीट एंड लाइट इस्तेमाल करनी है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इधर फ्लोर एरिया बन रहा है। फिर इसके बाद आगे बढ़े तो उसने बोला है बस लाइट एंड हीट के बाद खत्म है, टोटल हम करेंगे। तो आपने सबका बेसिस सेलेक्ट कर लिया, अब इन सब की वैल्यूज भी लिख ले, ऊपर आपको सबकी वैल्यूज दी हुई है। पावर हमारा टोटल कितना है? $32,000। मशीन डेप्रिसिएशन टोटल हमारी कितनी है? 38, 28 है, 38, 28,400। फिर सुपरविजन अपने पास है 28,000। फिर इसके बाद रेंट एंड रेट है अपने पास 26,000। फिर 11,000 और 9,000। सही है। अभी क्या, अभी हाथ क्या टोटल भी कर ही लो यार। ताकि फिर हम अपना आराम से वर्किंग स्टार्ट करें, सारे डिपार्टमेंट्स को बांटे। टोटल भी बता दें जरा। साथ साथ करें भाई ऑनलाइन स्टूडेंट भी, ताकि कैलकुलेशन में कोई भी एरर हो तो आप लोग आइडेंटिफाई कर सके और टैली भी कर सके। 134400। सब लोगों ने साथ साथ कैलकुलेशन करनी है ताकि टैली होता रहे। अब गेम अब शुरू होता है, ठीक है।
बेसिकली कोई मतलब डिफिकल्ट गेम नहीं है, बस टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, टाइम बहुत ले जाता है ये हमारा, ठीक है ना। तो इसमें देखो एक छोटी सी ट्रिक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर तुम लोग सब लोग यूज करते हो ना, तो एक छोटी सी ट्रिक है, आज भी मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ जब मैं वर्किंग कराता हूँ, ताकि आप बार बार एक चीज टाइप ना करो। नाउ मशीनिंग, फिनिशिंग, मेंटेनेंस एंड कैंटीन, उसमें सबसे पहले अपने को क्या डिवाइड करनी है, पावर की कॉस्ट डिवाइड करनी है, राइट। तो हम यहाँ पे सबसे पहले वर्किंग में यहां पर शो करेंगे पावर। वर्किंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वर्किंग शो करनी है सबने। अब पावर की टोटल अमाउंट है 32,000। नाउ वी नो द डिपार्टमेंट हमारे कौन कौन से, मशीनिंग, फिनिशिंग, मेंटेनेंस एंड कैंटीन, 4 डिपार्टमेंट्स है बेटा। तो चारों डिपार्टमेंट्स के इनिशियल्स लिख दो बस, मशीनिंग, फिनिशिंग, मेंटेनेंस, कैंटीन। अब आप सब लोग $32,000 को डिवाइड करेंगे टोटल किलोवाट आवर्स। सवाल के अंदर देखिए आपको सारे डिपार्टमेंट्स के टोटल किलोवाट आवर्स मिल जाएंगे। 48,000 काउंट कर लीजिए, सब लोग ऐड कर लीजिए, 6,000, 3,000, 2,000, नहीं नहीं 48 कैसे हो गया यार, आप अमाउंट बता रहे हो क्या, किलोवाट देखो, किलोवाट नहीं ना, सही से देखो, किलोवाट एक का 6,000 है, एक का 3 है, एक का 2 है, एक का 1 है, आपने कोई और वैल्यू देख ली है, तो 12,000 बन रहे हैं टोटल किलोवाट आवर्स। 12,000 से आप सिंपल इस तरह से वर्किंग में भी ये कर दिया, काफी है, बार बार ये वैल्यू लिखने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना। अब मल्टीप्लाई करूंगा मैं इनके इंडिविजुअल किलोवाट आवर्स से, इंडिविजुअल 6,000, फिर दूसरे का, फिर और 1, ठीक है। अब यहां पे आपने मुझे इनकी वैल्यूज बता देनी है, क्या वैल्यूज आ रही हैं। अब देखिए मैं जो आपको सिखा रहा था, कैलकुलेटर दिखाओ तो कोई मुझे, साइंटिफिक कैलकुलेटर। अब आपने क्या करना है, जरा थोड़े तरीके से साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है, ताकि बार बार आप लोगों को एक ही चीज रिपीट नहीं करनी पड़े। देखे भाई, ये आपने क्या करना है, $32,000 आपने किया, डिवाइडेड बाई किया आपने 12,000, मल्टीप्लाई किया आपने 6,000 से, ये आ गया आपके पास आंसर 16,000। अब भाई बार बार पूरा नहीं लिखना है, आपने जाना है ऊपर बैक पे, ये 6,000 सिर्फ डिलीट कर दिया और उसकी जगह 3,000 लिख दिया। आ रही है बात समझ में, ये आ गया 8,000। बार बार पूरा पूरा लिखने जाओगे तो हो गया तुम लोगों का काम, फिर तो एक ही सवाल होगा पूरे उसमें एग्जाम में। और इसमें भी अभी और ज्यादा तुम लोग जब प्रो हो जाओगे, तो जब क्योंकि तुम लोग वर्किंग कर रहे हो ना इधर, तो वर्किंग करते हुए तो मैं एक फ्रैक्शन भी तो बना सकता हूं, मैं 12,000 और 6,000 क्यों लिखूं, 12 और 6 लिख दूं, वर्किंग है ना, हमें वर्किंग कैलकुलेशन करनी है ना, हम तो यहाँ पे कैलकुलेशन शो कर रहे हैं ना अपनी, तो पूरी पूरी 12,000 और पूरे पूरे 6,000 भी क्यों लिखना है, 12 लिख दो, 6 लिख दो, ये भी करो, अपना टाइम जिस तरह से बचा सको, वैल्यू सही आनी चाहिए बस। तो 12 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे, आंसर वही आएगा। तो पूरे पूरे जीरो लगाने की भी यहाँ पे जरूरत नहीं है, वर्किंग के अंदर आप इस तरीके से अपना टाइम बचाएं। बताएं आप वैल्यूज मुझे, एक आ रही है तो 16,000, 8,000, 5,000, 5,333, 2,667, राउंड ऑफ किया होगा, सही है। अब ये वैल्यूज मैं यहाँ लिख दूंगा सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर। 16,000 मैंने इसको दे दिया, फिनिशिंग को मिल गया 8,000, मेंटेनेंस को मिल गया 5,333 और कैंटीन को मिल गया 2,600। नाउ इन दिस वे जल्दी करिए, निपटाइए बाकी सब, बताइए वैल्यूज क्या बस, बाकी सारे भरो इस तरह से, पूरा टेबल भरो, करना यही है जैसे ये किया है, बाकी सबके साथ भी ऐसे ही करना, और बेसिस सेलेक्ट करना देख के। सेकंड का बेसिस क्या है, वैल्यू ऑफ मशीन है, तो अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ मशीन लेना टोटल सबकी, और फिर मल्टीप्लाई कर देना उनकी इंडिविजुअल वैल्यूज, सिंपल मैथमेटिक्स। जी ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं सब लोग, ठीक है, करना आप लोगों ने, लेकिन कोई भी क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, करना आप लोगों ने।
एक और वर्किंग मैं करवा देता हूँ बस मशीन डेप्रिसिएशन की इसी तरीके से। यस, मैंडेटरी समझ के कीजिएगा वरना बुरे फंस जाएंगे आप। लाइट एंड हीट फ्लोर एरिया पे क्यों करेंगे, क्योंकि और कोई बेसिस नहीं दिया उसने में किलोवाट। ये लाइट एंड हीट वो नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये गैस, लाइट एंड हीट गैस से रिलेटेड होता है। वार्म जब जैसे यूरोपियन कंपनीज में अक्सर ना वहाँ पे हीटिंग प्लांट भी होते हैं, हीटिंग हीटिंग करनी पड़ती है पूरे आपको प्रेमिसेस को, ये वो वाला है। ठीक है, अच्छा मशीन डेप्रिसिएशन की टोटल वैल्यू क्या है 28,400। तो अब मैं करूंगा इसको भी, ठीक है। तो भाई ये आपका 28,400 डिवाइडेड बाय 180। अब मैं जीरोस हटा रहा हूँ, 1,80,000 पूरा नहीं लिख रहा, मल्टीप्लाई बाय उसी का बताओ मुझे, बस ये करना है अब आप लोगों ने, ताकि आप लोग अपना टाइम बचाएं। जी भाई, बाकी की भी बता दें। 2 पता है वैल्यूज, 22,089 3944 2051 316। सो ये चेक भी कर लें आप, सब ऐड करके ना 28,400 बनना चाहिए। चलो वैल्यूज लिख लेते हैं, बाकी सब लोग साथ साथ टैली कर लें, अगर कोई वैल्यू गलत है तो बता दें। 22,089 3944 2051 316। शाबाश, भरो बाकी, भरो बाकी बताओ मुझे, फिर आगे बढ़ेंगे तो मैं करवाऊंगा। सुपरविजन, सुपरवाइजर रखते हैं ना एम्प्लॉइज को देखने के लिए। करें भाई, टेबल फिल करें, टोटल तक टेबल फिल करें, यहाँ तक टोटल पोर्शन तक, ग्रीन एरिया तक करो, एक साथ फिल करो, फिर एक साथ पूछता हूँ सारी वैल्यूज। टेबल बनाया तुमने? हाँ भैया, समझ आ रहा है गेम क्या चल रहा है? देखो सिंपल मैथमेटिक्स है, आपके पावर जो है, अच्छा आपने ऊपर नीचे भी कर दिया थोड़ा सा, अब ये आपका पावर का बिल है, ये तो पूरी फैक्ट्री का बिल है ना, तुम चारों डिपार्टमेंट में कैसे लेके जाओगे? तो इसका कोई ना कोई बेसिस होना चाहिए। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि ग्राउंड +1 +2 की बिल्डिंग होती है, तो उसमें बिल एक ही आ रहा होता है, वो लोग क्या करते हैं अपने सब मीटर्स लगा लेते हैं, तो सब मीटर्स से क्या होता है वो यूनिट पता चल जाते हैं किसने यूज किया, तो इनके भी आपको यूनिट्स पता है, सवाल के अंदर दिए हुए उन सबके यूनिट्स किलोवाट। तो भाई इस बेसिस पे हमने बांट दिया। अब आप देखो टोटल बिल को हमने डिवाइड किया टोटल यूनिट से, टोटल यूनिट्स आपने चारों के जमा कर लिए और डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दिया उनके इंडिविजुअल से। सिंपल प्रोरेट जिसे हम कहते हैं मैथमेटिक्स में, प्रोरेट कर दिया आपने। कैंटीन है क्या? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में कैंटीन में वैल्यू नहीं लिखी हुई, आप ये बोल नहीं था उनको नहीं दो, आपने उनको नहीं बांटना फिर। हाँ सही हो गया। नहीं, सुपरविजन को अपने को बांटना है एम्प्लॉइज पे, तो एम्प्लॉइज देख कितना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 16, 24 और 8, इन सब का टोटल करेगा, इसको डिवाइड करेगा उनके टोटल से, मल्टीप्लाई कर देगा 16 से, फिर मल्टीप्लाई कर देगा 24 से, फिर मल्टीप्लाई कर देगा 8 से। टोटल से मल्टीप्लाई नहीं, टोटल से डिवाइड कराना है हमेशा, टोटल से डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई हमेशा इंडिविजुअल डिपार्टमेंट से।
डिवाइड हमेशा टोटल से। ये भी अच्छा किया उसने, एक टोटल का कॉलम पहले ही बना लिया है यार। जो आप लोगों को सवाल दिया हुआ है ना, उसमें किलोवाट, मशीन डेप्रिसिएशन, सबके क्या है उसने टोटल एक पहले ही बना लिया ताकि यूज करो फौरन। हाँ हो गया पूरा पूरा कर, मुझे फिर एक साथ बताओ, पूरा फिल करो। क्या बस डन? चलो भाई बताओ वैल्यूज फिर मोहम्मद मुझे। ये लीजिए आप, थैंक यू। अच्छा बताओ बेटा मोहम्मद, बताओ सुपरविजन बताओ। 9,333,14, ठीक है, 4667 डैश, क्योंकि उसके बाद एम्प्लॉयज ही नहीं थे। सही है, गुड। रेंट एंड रेट्स 10400, 12133, 2600, 5200, ठीक है, हो गया ये भी। आ जाओ बिल्डिंग इंश्योरेंस पे, 4400, 5.33, क्या कैंटीन आपने चारों में तो नहीं बांट दिया? देखिए जरा। अच्छा ये आप बोल रहे हो, ये रेंट एंड रेट में करो, टैली करो, देखो किसी और का देखो क्या आ रहा है, सबका देखो मैच हो रहा है नहीं हो रहा। रेंट एंड रेट पे रुक जाओ अभी, देखो 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 कहीं गड़बड़ हुई है तो देखो। रेंट एंड रेट में गड़बड़ आइडेंटिफाई हो गई है। रेंट एंड रेट की क्या वैल्यू आ रही है? आखिरी वाले की 583 बन रही है, ठीक है, 583। देख लो देख लो देख लो, ये देख लो ना यार, सिंपल, ये चारों मिलके ये बनना चाहिए ना। नहीं बनेगा ना, नहीं बनेगा। 26,000 बनना चाहिए ना, इन चारों का मिला के 26,000 बनना चाहिए, बनेगा ही नहीं। सही से करो आप इससे सब लोग। 867 करें सब लोग, सबका 867 आना चाहिए। देखो क्यों नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा तो करो सही से, कैलकुलेटर चलाओ। अब देखो ये चारों वैल्यूज मिलके 26,000 बन रही है, बस ये चेक कर लिया करो भाई, ऐसा ना हो कि फजूल फजूल मार्क कट जाए। क्या सही? अच्छा अब मुझे बताएं क्या है, बिल्डिंग इंश्योरेंस में हम थे, यहाँ पे मशीनिंग ये है, ये सही है, ठीक है, ये भी सही है। अब बताओ 1100, फिर 367, सही। आगे आ जाओ, लाइट एंड हीट 3600, 4200, 900, 300, ठीक है। अब सबको टोटल कर लीजिए आप, टोटल कर लीजिए, फिर मैं वापस से एक बार जरा आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये लाइट एंड हीट फ्लोर एरिया पे क्यों कर रहे हैं हम, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि लाइट तो किलोवाट पे करना चाहिए, बताता हूँ। करो पहले टोटल। बोल रहे हो इन सब का टोटल 27410 16651 4517, ठीक है बेटा। अब जी टोटल में जो हमने एंट्रीज किए हैं मार्क्स मिले? हाँ हाँ हाँ, मैंने कॉपी किए थे। नहीं अब देखो होता क्या है, ये जो आपने टोटल किया ना, इस पूरे टोटल कॉलम के 1 मार्क है, इसी तरह से इस पूरे कॉलम का 1 मार्क है। यूं मार्किंग होती है, पूरा कॉलम सही होगा जब जाके 1 मार्क मिलेगा। ना 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 ना, क्योंकि आपके हेड्स ये है ना, आप इनको सही सही करोगे तो मार्क्स मिलेंगे, वरना तो वो बोलेगा आपने करा ही नहीं है पोर्शन, मेरा पर्पस ही पूरा नहीं किया। जब तो किस बात का मार्क, एक भी अमाउंट गलत हो गई तो बेटा मार्क गया जी।
मार्क गया, क्योंकि एक एक ही तो मार्क है, उसमें क्या देगा, क्या 0.75 देगा, क्या गया पूरा आपका ये वर्किंग। इसीलिए तो कहता हूं वर्किंग देखो, अगर वर्किंग करी होगी मुनासिब, शायद चांसेस हैं अवार्ड मिल जाए। वर्किंग नहीं करी आपने और जरा जीरो शीरो का चक्कर हो गया, पूरा मार्क लूज। अब सवाल आता है कि सर आपने ये लाइटिंग एंड हीटिंग पे फ्लोर एरिया क्यों लिखा है, इस पे किलोवाट क्यों नहीं लिखा, हालांकि लाइट वर्ड आ रहा है। तो बेटा होता ऐसा है कि देखिए हमारे यहाँ तो इतना कॉमन नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ भी फैक्ट्रीज में गैस तो यूज होती है, लेकिन यूजुअली अगर मैं बात करूँ ना, यूजुअली तो हमारे घरों में वगैरह में तो इतना हीटिंग सिस्टम की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा तो वार्म एक है ना कंट्री। लेकिन वो जो कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज है, जहाँ पे सर्दी बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पे तो ये एसी शेसी नहीं होता है, वहां पे हीटर्स होता है, वहां पे सेंट्रली हीटिंग सिस्टम होता है। यहाँ पे सेंट्रली कूलिंग सिस्टम होता है ना, वहां पे सेंट्रली हीटिंग सिस्टम होता है। तो अब एक फैक्ट्री है, उसमें सेंट्रली हीटिंग सिस्टम लगा हुआ है, तो आप उसको कैसे जज करेंगे यार, फ्लोर एरिया पे ही करेंगे ना, और किस पे करोगे, क्योंकि सेंट्रल हीटिंग सिस्टम का मतलब उसने सारा प्रेमिसेस कवर किया है। तो भाई जिस प्रेमिसेस को जितना ज्यादा एरिया मिला हुआ है उसको ज्यादा मिलना चाहिए कॉस्ट। मेक सेंस, ये चीज। तो लाइट एंड हीटिंग की जब बात आए, तो अगर तो उसने कोई और पैरामीटर दिया वो देखने के कि लाइट एंड हीट के यूनिट्स दिए हुए, तो कोई मसला ही नहीं है, अदरवाइज फ्लोर एरिया ही है, लाइट एंड हीटिंग फ्लोर एरिया पे ही होगी। इलेक्ट्रिसिटी पावर वॉट्स पे होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अलग प्रोडक्ट है, लाइट एंड हीटिंग अलग चीज। तो अगर किसी के माइंड में कंफ्यूजन थी तो मैंने बता दिया ना। अब हमने क्या किया, अपने सारे एक्सपेंसेस को बांट लिया, अपॉर्शनमेंट डन, ये हमने अपॉर्शन कर लिया, टोटल अपॉर्शन हो गया, ठीक है। अब अगला स्टेप बोलता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की, ये जो सर्विस डिपार्टमेंट्स है इनकी कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करो, जिसे हम बोलते हैं रीअपॉर्शन। बोलते हैं भाई सर्विस डिपार्टमेंट तो यूनिट बन ही नहीं रहे ना, उसकी कॉस्ट का क्या करोगे, you need production department cost only. So now we start reapportionment. Reapportionment में ये मैं मेंटेनेंस और कैंटीन दोनों के एक्सपेंसेस को मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या करूंगा, ट्रांसफर करूंगा। दिस इज कॉल्ड रीअपॉर्शनमेंट। तो भाई उसने आपको बताया हुआ है रीअपॉर्शनमेंट ऑफ कैंटीन, कैंटीन कौन इस्तेमाल करता है, तो भाई इसमें बेसिस क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ, हाँ वो मेंटेनेंस की है, कैंटीन कर रहे हैं ना अभी तुम, ठीक है। हाँ रीअपॉर्शनमेंट इस बात के लिए कि यूनिट्स बनते गए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में या सर्विस डिपार्टमेंट में, हम ये सब क्यों कर रहे हैं, ताकि प्रोडक्ट की कॉस्ट फाइंड करें। तो भाई बात ये है, मुझे अल्टीमेटली इन दो डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट चाहिए, लेकिन ठीक है वो लोग भी अपनी कॉस्ट तो क्रिएट कर रहे हैं ना, लेकिन अब किसी तरीके से उनकी कॉस्ट को भी मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चार्ज करूंगा, ताकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आई कैन कैलकुलेट माई यूनिट कॉस्ट। दैट इज द रीजन आई एम रीअपॉर्शनिंग नाउ। अदान के बाद ओके, सो अब नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की बेसिस पे हमें करना है कैंटीन। तो कैंटीन की कॉस्ट क्या है देखें जरा आप, कैंटीन का आपने सब टोटल कर लिया था विच इज 4517। तो अब इस 4517 को सेम इसी तरीके से बांट दो 3 डिपार्टमेंट, जैसे आपने 4 डिपार्टमेंट में चीजें बांटी, अब इस बार 3 डिपार्टमेंट में चीजें बांटनी है, बांटो शाबाश। जैसे इसको करा है वैसे ही इसको भी करना है। क्या फर्क है, अब 414517 लूंगा और मैं हेडिंग इधर डालूंगा पावर की जगह यहाँ पे कैंटीन। तो कैंटीन की कॉस्ट आ गई मेरे पास 4517 और इसको मैं तीनों डिपार्टमेंट में बांट दूंगा। 4517 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉइज टोटल कितने अपने पास 48 मल्टीप्लाई बाय
कितने एम्प्लॉयज 60, फिर 16 है पहले वाले के पास। हाँ 60 तो हो ही नहीं सकता, सही सॉरी 16, 24 और 8 बताएं वैल्यूज। यार मैं इधर नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट इधर लिख रहा हूँ। बताएं वैल्यूज। 1506 2258 753। और क्योंकि टोटल अभी आपने 4517 को करा है तो टोटल के कॉलम में 4517 लिख दीजिएगा। और साथ साथ एक और काम करना है, यहां पे लेस भी करना है, क्योंकि इसको तो निल करना है ना। खत्म हो गया ना, क्वांटीन ने अपनी कॉस्ट क्या कर दी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को दे दी। जी बताओ। अच्छा ठीक है, चलेगा चलेगा, इतना चलेगा। नाउ अब आ जाइए जरा सब टोटल। उसने बोला है सब टोटल करने को ना, तो आपने सब टोटल करना है। अब जरा सब टोटल करें सबका। सब टोटल सिर्फ डिपार्टमेंट्स का, सिर्फ डिपार्टमेंट्स का, टोटल कॉलम का नहीं, सिर्फ डिपार्टमेंट्स का करें इन दोनों को। भैया ये 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 बताएं। हाँ 67328 ठीक है। फिर इन दोनों को 49668। फिर इन दोनों को 7 ठीक। अब आई मेंटेनेंस की बारी। तो अब मेंटेनेंस की रीअपॉर्शनमेंट के लिए सवाल में परसेंटेज गिवन है, उसमें ज्यादा सोचना नहीं है। उसने आपको बोला हुआ है कि कौन कितना इस्तेमाल करता है, तो सिंपल परसेंटेज मारो। लेकिन अगेन पहले टोटल में मेंटेनेंस की वैल्यू लिखो। मेंटेनेंस की वैल्यू कितनी है, 17404। और अब ये दोनों में चार्ज करो, परसेंटेज निकाल लो। आई गेस 60-40 है, कितना है 66-34%। यस हाँ यस ये इसका उसको मैंने खत्म कर दिया ना, नील कर दिया, नील करना था ना उसको, वो नील हो गया, पूरी की पूरी कॉस्ट खत्म हो गई। बेसिकली ब्रैकेट है ना यार, ये मेरे ब्रैकेट थोड़े से ऐसा होते हैं ना। नील इधर लिखोगे ना, इधर तो आपने ये करना है ना, माइनस करोगे तो नील होगा ना। ठीक है चल बता, बाटे परसेंटेज दी हुई है, कितनी परसेंटेज है 30। पहले वाले की कितनी है 66 और दूसरे वाले की 34। यहां लिख दिया मैंने ऐसे, ठीक है। बांटे जरा दोनों को, मशीनिंग और फिनिशिंग। कौन सा वाला परसेंटेज बेटा, देखो सवाल देखो। हाँ तो मेंटेनेंस की इस वक्त कॉस्ट कितनी बन रही है, ये बन रही है ना। तो अब ये सिंपल आपने दोनों में बांट देनी है, ये है गेम। बताएं वैल्यू, बताएं क्या आ रहा है। बीबी समझ आया, टेंशन नहीं ले भाई, पूछ ले वापस। क्या 11487 5917। तो अब अगेन मैं इसके साथ वही करूंगा, पूरी की पूरी कॉस्ट क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, ताकि इधर भी ये दोनों जगह पे नील आ जाएगा। अब मेरे पास सिर्फ बचेगा मेरे काम की वैल्यू, मशीनिंग और फिनिशिंग। बिकॉज ये दोनों डिपार्टमेंट्स कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और ये दोनों कौन से हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे बनाना तो बनाने, वैसे तो उसने लिखा हुआ है। अब मुझे टोटल बताएं। अब टोटल किस किस का होगा, इसका और इसका, सब टोटल पहले ही आपने कर लिया। इसका और इसका बताएं। 78815 टोटल को अलग से हाईलाइट कर लेते हैं। बताओ भाई। हाँ सही है। डन, ये आपका टेबल हो गया कंप्लीट। ये हमने रीअपोर्शन भी कर लिया, और हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के टोटल ओवरहेड्स को फाइंड करना, वो हमारे मिल चुके हैं। जल्दी छापे, अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं। ना ना ना, बस जो हमें काम की चीज से हमें मिल गई, हमारे मतलब की चीज मिल गई।
ठीक है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स देख लीजिए सब लोग, पूरा टेबल अब फिल हो चुका है, तो काइंडली आप सब लोग भी इस टेबल को फिल करें। और प्लीज फिर मैं बोल रहा हूं, देखो क्लियर प्रेजेंटेशन ऑफ वर्किंग, हर चीज जब तुम लोग रिवाइज कर रहे हो तुम्हें भी तो समझ में करा क्या है। वर्किंग में चोरी करोगे, रिवीजन के टाइम पे खुद ही नहीं समझ आ रहा होगा ये वैल्यूज कहां से लिखी क्या। वर्किंग आप कम नहीं करो, वर्किंग में एब्रीवेशन यूज कर लो, जीरोस हटा दो, ये कर लो, लेकिन वर्किंग कम नहीं करो भाई, वर्किंग्स पूरी करो, वर्किंग पूरी करना। वर्किंग में जो चोरी करता है उसके लिए थोड़ा डेंजरस है भाई। डन, अब ये हो गया। इसके बाद वाला पार्ट क्या है भाई? इसके बाद वाला पार्ट वही टिपिकल पार्ट होगा, उसने अगेन हमें दिया हुआ दोनों के मशीन आवर्स, दोनों के लेबर आवर्स। आप सब जानते हैं क्या करना है कि जिसके लेबर आवर्स ज्यादा है उसे लेबर आवर्स से डिवाइड करना है, जिसके मशीन आवर्स ज्यादा है उसके मशीन आवर्स से डिवाइड करना है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन करना है हमें। तो अब बात यह है कि हमें तो बेसिकली सिर्फ दो को ही देखना है ना, हमारे पास तो दो है ना, उसने दिया हुआ तीन तीन का है, हमारे लिए तो दो ही रेलेवेंट है ना, हम तो अभी दो पे फोकस करेंगे सिर्फ, अपने मशीनिंग डिपार्टमेंट और फिनिशिंग डिपार्टमेंट पे। तो देखिए बेटा, पार्ट बी में आपसे क्या मांग रहा है? कैलकुलेट एन अप्रोप्रिएट ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट फॉर ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो एब्जॉर्प्शन करनी है। अब एब्जॉर्प्शन का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ओवरहेड्स अपॉन नंबर ऑफ आवर्स। अब वो आवर्स मशीन आवर्स हैं या लेबर आवर्स हैं, ये आपने डिसाइड करना है। तो अब इसके लिए मैं यहाँ पे वर्किंग कर रहा हूँ, ठीक है, ये वर्किंग इरेज कर रहा हूँ, पार्ट बी में इधर ही कर रहा हूँ, वर्किंग से इरेज कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट लेते हैं पार्ट बी। अब पार्ट बी में उसने हमसे पूछा है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं OAR। अब दो डिपार्टमेंट्स है अपने पास, एक मशीनिंग और एक फिनिशिंग। तो मशीनिंग डिपार्टमेंट का पहले काम कर लेते हैं, फिनिशिंग का आप करिएगा। OAR मशीनिंग, फॉर्मूला क्या है भाई ओवरहेड एब्जॉर्प्शन का? टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आवर्स। अब यहां मशीन आवर्स क्यों लिया है? आप सब लोग डाटा देख लीजिए। मशीनिंग डिपार्टमेंट में मशीन आवर्स ज्यादा यूज हो रहे हैं या लेबर आवर्स? हम ही खैर डिपार्टमेंट का मशीनिंग है तो मशीन आवर्स ही ज्यादा यूज हो रहे होंगे। तो जरा बताइए मशीनिंग आवर्स, मशीनिंग डिपार्टमेंट के मशीनिंग आवर्स कितने हैं? तो पहले मैं यहाँ पे टोटल ओवरहेड लिख लूं। ये टोटल ओवरहेड मुझे कहां से मिलेंगे? ये कहां से आएंगे? ये जो अभी तुमने फाइंड किया है ये वो है 78815, ये तो 78815 ये जो आपने ढूंढा है इधर से, डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आवर्स। आपको सवाल में गिवन है कितने? 58,000 आवर्स। जरा बताइए क्या आ रहा है? तो ये आपका आंसर हो गया रेडी। क्या आ रहा है? $1.36, क्योंकि उसने 2 डेसिमल तक बोला है। लेकिन आगे लिखना क्या है? पर मशीन आवर। ये नहीं लिखा, एक मार्क गया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये मैंने मशीन आवर का रेट निकाला। इसी तरीके से फिनिशिंग का कीजिए, फिनिशिंग का आप लोग निकालिए, वो कर लेना है सेलेक्ट। बिल्कुल, कभी कभार वो खुद ही बता देगा, लेकिन रूल ये है कि जो ज्यादा होगा वही। ओ यार फिनिशिंग, ये डायरेक्टली आप मुझे बताएंगे, इसकी मैं वर्किंग बिल्कुल नहीं दिखा रहा, ये आप खुद करेंगे। 1.32 आगे क्या लिखूंगा? पर लेबर आवर, क्योंकि अब आपने लेबर आवर से डिवाइड किया होगा। किसको डिवाइड किया होगा? ना पार्ट बी भी हो गया। कितने मार्क का था? 4 मार्क का था, 4 मार्क और मिल गए आपको। तो यहां पे हमारा पार्ट ए और बी डन। नाउ
नाउ नाउ नाउ अब जो हम पार्ट करेंगे ना सी, ये आज का नया पार्ट है, ये आज आप लोगों की न्यू लर्निंग है सबके लिए। सी पार्ट, ओवर एब्जॉर्प्शन अंडर एब्जॉर्प्शन की बात अभी नहीं हुई थी हमारी, बात अभी समझानी है ये कॉन्सेप्ट। तो वो उसकी प्राइस और कॉस्ट कैलकुलेट करने वाली वो तो अलग है, ये जो आज सीन है वो अलग है। ठीक है, अच्छा मैं ये टेबल इरेज कर दूं, भाई सबके पास टेबल मौजूद है? ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूं इस टेबल। तो इतनी मेहनत से जब टेबल इंसान बनाता है ना, तो उसको मिटाते हुए बड़ा दुख होता है। नहीं नहीं, पूरा करेंगे आज, सीरियस आप लोगों को बोला कि एक्स्ट्रा टाइम निकाल के आना, पूरा क्वेश्चन होगा ये आज। तो भाई अब जो हमारा पार्ट स्टार्ट हो रहा है, तो इसके लिए भाई सब लोग अभी कर दें स्टॉप राइटिंग। अब एक नया कॉन्सेप्ट आज आप सीखेंगे जो कि आगे भी बहुत काम आने वाला है, क्योंकि कॉस्टिंग तो अभी चलती ही रहेगी हमारी। देखिए भाई, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर ये जो आपने अभी काम किया ना, ये जो OAR निकाला, इसको एक और नाम भी दिया जाता है, इसे बोलते हैं प्री डिटर्मिन्ड OAR। क्या बोला जाता है? प्री डिटर्मिन्ड। प्री डिटर्मिन्ड यानी दूसरी जबान में बजट, यानी पूरा साल जब भी मैं काम करूंगा, कोई भी ऑर्डर मेरे पास आएगा, तो मेरे जितने भी मशीन आवर्स यूज हो रहे होंगे, तो मैं उस पर कौन सा रेट लगा दूंगा? ये वाला। आपने प्रोजेक्ट दिया, आपके प्रोजेक्ट में मेरे 5 मशीन आवर्स यूज हो रहे हैं, मैं 5 मल्टीप्लाई बाई आपको चार्ज करूंगा? बिल्कुल करूंगा, इसीलिए तो कैलकुलेट किया। मेरा लेबर जितना इस्तेमाल हो रहा होगा फिनिशिंग डिपार्टमेंट में, तो मैं उस पर इतना चार्ज करूंगा। ऐसे ही करूंगा, पूरा साल के लिए किया ना, कॉस्टिंग क्यों करिए? ताकि मैं पूरा साल वो कॉस्टिंग चलाता रहूं। नाउ एक बजटेड है ना ये, तो अब पूरा साल में डॉलर का रेट कितनी बार चेंज होता है? पूरे साल में इलेक्ट्रिसिटी का रेट कितनी बार चेंज होता है? पूरे साल में लेबर अपना रेट कितनी बार चेंज करेगा? समझाने की बात है कि पूरे साल में तो बहुत सारी चेंजेस आएंगी सर, कभी चीजें महंगी होंगी, कभी चीजें सस्ती हो जाएंगी। सो इन दैट केस जरूरी तो नहीं है कि ये जो रेट हमने निकाला है और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू बनती है उतना ही बिल आए भी। हो सकता है जितना मैंने आप लोगों से चार्ज कर लिया उससे कम बिल आया मेरा, पॉसिबल है ना? मैंने आप लोगों से ज्यादा चार्ज कर लिया, बिल आया कम। ये भी पॉसिबल है कि मैंने आप लोगों से कम चार्ज कर लिया, बिल ऊपर आ गया। पॉसिबिलिटी तो है ना भाई, है तो बजटिंग ही ना, एस्टिमेट ही कर रहे हैं ना हम तो। ठीक है, हमारी कोशिश पूरी क्या है कि हम एस्टिमेट बहुत एक्यूरेट करें, लेकिन है तो एस्टिमेट ही ना, प्लानिंग है। सो यस, इट इज ट्रू, इट इज पॉसिबल सर कि कभी बिल ज्यादा आएगा, कभी बिल, बस इसी कॉन्सेप्ट का नाम है ओवरहेड अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन। कभी कभार हम क्या करेंगे, कभी कभार हम ओवर एब्जॉर्ब करा लेंगे, अपने कस्टमर से ज्यादा चार्ज कर लेंगे, बिल देखेंगे बोलेंगे भैया तो तुमने, अरे बस समझ। और कभी कभार क्या होगा कि आप लोगों से कम चार्ज कर लूंगा, बाद में बिल आएगा भाई तो ज्यादा है, तो मजे में इनके मजे लग गए, इनको तो मैंने कम चार्ज कर दिया। सो यस, इस तरीके के सिनेरियोस बिजनेस में होते हैं। कभी कभार हम ज्यादा चार्ज कर लेते हैं, कभी कभार हम कम चार्ज कर लेते हैं। इसको कॉस्टिंग की जबान में कहा जाता है ओवरहेड, ओवर एब्जॉर्प्शन एंड अंडर एब्जॉर्प्शन। नाउ लॉजिक तो समझ आ गई, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, लेकिन कैलकुलेट भी तो करना पड़ेगा ना, कितना ज्यादा चार्ज किया है या कितना कम चार्ज किया है। तो उसके लिए बेटा एक फॉर्मूला है, ओवरहेड, अंडर एब्जॉर्प्शन एंड ओवर एब्जॉर्प्शन के लिए एक फॉर्मूला है। सब लोग वो फॉर्मूला पहले लिख लें, फिर इसको सॉल्व करते हैं इस वाले पार्ट को। तो हम लोग टॉपिक इस वक्त कौन सा पढ़ रहे हैं? ओवरहेड, ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन।
और ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस टॉपिक के लिए तो है ही है, अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम कर ही रहे, इतना अलग से रिक्वायरमेंट पूछिए। आगे जाके अभी इनकम स्टेटमेंट हम बनाएंगे, उधर भी आएगा काम। फिर आगे जाके, उसके आगे जाके हम क्या करेंगे, हम लोग करेंगे एमसीक्यूज, उसमें भी आएगा। तो मेरा ख्याल है 3 से 4 ऐसे एरियाज हैं जहां पे आपको ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। और जब हम एमसीक्यूज करते हैं ना, तो एमसीक्यूज करते वक्त तो आप समझ लीजिए एक एमसीक्यू तो कंपलसरी है इस टॉपिक पे, कंपलसरी। हर बार एग्जामिनर एक एमसीक्यू इस पे देते हैं, ओवरहेड अंडर एब्जॉर्प्शन, ओवरहेड ओवर एब्जॉर्प्शन। तो भाई इसको जरा सीख लो टाइट करके, क्योंकि ये आगे आगे बहुत सारी चीजों में आपको काम आने वाला है। जैसे मैंने बोला था हाई लो मेथड काम आने वाला है बहुत सारी चीजों में, वैसे इधर ये भी चीजें बहुत सारी काम आएंगी आपको। नाउ फॉर्मूला लिख लें सब लोग, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन, अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन। तो अंडर हो या ओवर हो, फॉर्मूला एक ही है। अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। सिंपल, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। अब एक्चुअल ओवरहेड्स तो ये आपको सवाल में देगा, बताएगा, बिल बताएगा आपका बिल कितना है, लेकिन ये तो खुद निकालना पड़ेगा ना। सो इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कैसे फाइंड करेंगे, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, अच्छा ओवरहेड्स को मैं अब समटाइम्स OH यूज करूंगा, ठीक है, OH समझ जाइएगा। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स इज इक्वल टू बजटेड OAR मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स। Now what is this budgeted OAR? This is budgeted OAR, ये जो अभी आपने फाइंड किया बजटेड है ना भाई, सोचा है ना ऐसा होने वाला है, जरूरी तो नहीं है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा एक्चुअल आवर्स से। आप बोलेंगे सर एक्चुअल आवर्स कहां से मिलेंगे, भाई दिया होगा सवाल में, देगा क्या, ठीक है। तो इससे हमें एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स मिल जाएंगे। अब सपोज एग्जांपल के लिए सिर्फ, ठीक है, एग्जांपल के लिए वैल्यू लिख रहा हूं, आप नहीं लिखिएगा। यहां पे मेरे पास है फॉर एग्जांपल अभी क्या है 1.36, और अब मुझे वो देता है 100 आवर्स 100, तो ये 1.36 ये हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा अपने पास 1360, ऐसे ही ये 136 आएगा ना, चलो उसको 1000 कर दो, 1360 आ गया। अब इस 1360 को मैं कहां लिखूंगा, इधर लिखूंगा, एग्जाम्पल है बेटा, ठीक है, अभी एग्जाम्पल है, क्वेश्चन से रिलेट नहीं कर देना। 1360, अब आपको सवाल में एक्चुअल ओवरहेड दिए हुए होंगे कि भाई एक्चुअल बिल साल के एंड में आपने देखा तो 1200 का है बिल आया, हमने एब्जॉर्ब कितने करा लिए, ज्यादा 1360 करा लिया, और बिल हाथ में देख रहे हैं तो बोल रहे 1200 रुपए, मजे लग गए, मजे हो गए ना एक तरीके से, कस्टमर से ज्यादा चार्ज करा लिया आपने, तो ये ओवर एब्जॉर्ब। कितने से ओवर एब्जॉर्ब हुआ, 13, सॉरी क्या, बता दो कितना है, 160 ओवर हो गया बेटा, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दिया वो यस, अरे बस समझ, यस बिल्कुल, चार्ज ज्यादा कर दिए, जब बिल आया तो खुशी की इंतहा नहीं रही कि यार तो बिल तो कम आया, कस्टमर ने ज्यादा पैसे दे दिए अपने को, पार्टी है। तो एक तरीके से ये ओवर एब्जॉर्प्शन आपकी इनकम हुई, सोचो अदर इनकम है, करो पार्टी ऐशी करो, क्या सोच रहे हो। लेकिन कभी कभार उल्टा भी होगा, कभी कभार ये भी होगा कि आया बिल ये और यहां पे आ गया 1500, अब रोगे यार ये क्या हो गया, पूरा साल चार्ज करा है 1360, कस्टमर से इतने हमने चार्ज करे और बिल आ गया 1500 का, तो अब आंसर क्या आएगा 140 अंडर। तो बात क्या समझ में आई कि ये तो अब जेब से देने पड़ेंगे भाई, अब तो कस्टमर को तो बार बार नहीं बोल सकते ना, कॉल नहीं कर सकते ना, के इलेक्ट्रिक थोड़ी है कि लेट सरचार्ज वापस से बिल एडजस्टमेंट करेंगे, के इलेक्ट्रिक कैसा चला के यार,
के इलेक्ट्रिक अपने सारे अंडर एब्जॉर्ब आगे हमसे ही चार्ज कर लेता है। कैसा चालाक है, किनारे बिजनेस नहीं कर पाए, क्योंकि मैंने आपको एक बार चीज बेच दी तो आपसे मैं किस बेसिस पे वापस से मांगूंगा बस। लेकिन उसे पता है, क्योंकि एग्रीमेंट है, उसे पता है कि ये लोग तो कहीं नहीं जाने, साला ये अंडर एब्जॉर्ब जितना भी होता है सब हमसे ही आगे कर चला जाता है चार्ज। उसका तो अंडर एब्जॉर्ब भी एक्सपेंस नहीं होता है, लेकिन हमारा होगा, ये हमें अपने जेब से ही भरना पड़ेगा। ठीक है। अब पता नहीं क्या काउंटिंग करते होंगे, पूछूंगा यार आज के इलेक्ट्रिक एक बंदा आता है ना, उससे पूछूंगा किससे पहले 2000 फिर तो कंपटीशन से आउट हो जाओगे। अगर आप बोल रहे हो सर एहतियातन ज्यादा ही चार्ज कर ले, तो भाई वो अगर कम रेट में ऑफर करेगी अपनी चीज तो मैं उसके बाद ही चला जाऊंगा, कस्टमर लूज कर जाओगे। कॉस्टिंग इसीलिए तो कर रहे हैं भाई, कॉस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में, कॉस्टिंग क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है? कंपटीशन इतना हो गया है, इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया है कि रुपए रुपए की वजह से क्लाइंट कट जाता है। तो आप बोल लो ज्यादा चार्ज कर लो तो क्लाइंट ही कट जाएगा, फिर तो बड़ी एक्यूरेट होनी चाहिए आपकी कॉस्टिंग। तो ये है ओवरहेड, अंडर एब्जॉर्प्शन एंड ओवर एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट। अब आ जाइए क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन के अंदर अब उसने क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है बेटा उसने, आप देख सकते हैं पार्ट सी से पहले आपको देखें उसने क्या दिया हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड दिए हुए, ऊपर क्या लिखा हुआ है, द एक्चुअल रिजल्ट्स, यानी ये एक्चुअल ओवरहेड दिए हुए मशीनिंग के भी और फैक्ट्री के भी। मैंने क्या कहा था, ये हमें गिवन होंगे। और साथ साथ देखिए दोनों के एक्चुअल आवर्स, लेबर आवर्स भी दिए हुए हैं, दोनों के एक्चुअल मशीन आवर्स भी दिए हैं, सब डाटा मिलेगा, टेंशन नहीं लेनी। क्या पूछा है, कैलकुलेट अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन फॉर ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए हमें करना है अलग अलग काम। तो अगेन मैं मशीनिंग का करूंगा, आप लोग लेबर का करिएगा। फॉर्मूला रहने देते हैं, वैल्यूज हटा देते हैं। मैं मशीनिंग का करता हूं, आप लोग लेबर का। तो पहले अब इसको हम नंबर दे देते हैं, कौन सी रिक्वायरमेंट है हमारी, सी। ठीक है। अब मैं अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ कौन सा डिपार्टमेंट निकाल रहा हूं, मशीनिंग के लिए कर रहा हूं, आप लोग फिनिशिंग का कर लीजिएगा। अब एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड मुझे चाहिए होंगे, पहले एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड के लिए बजटेड ओएआर पहले ही आप लोग निकाल चुके हो 1.36, तो बेटा यहां पे मैं लिख दूं 1.36। ठीक है। अब मैं मल्टीप्लाई किससे करूं, एक्चुअल मशीन आवर्स, क्योंकि ये रेट मशीन आवर का रेट है ना। तो देखें जरा क्या मशीन आवर्स के एक्चुअल मशीन आवर्स मुझे कितने दिए हैं मशीनिंग डिपार्टमेंट में, 2714। बेटा वो है वो डायरेक्ट लेबर आवर्स 56120 मशीन आवर्स। देखो मशीनिंग डिपार्टमेंट के मशीन आवर्स कितने हैं, 56120 आवर्स। तो जरा मल्टीप्लाई कीजिए कितना बनता है, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कितना बनता है, 76323। ये बनती है बेटा वैल्यू। अब ये वैल्यू इधर चली जाएगी, ठीक है, ये इसकी वर्किंग है ना एक तरह से। तो जरा 76323 में लिख देता हूं 323, और एक्चुअल ओवरहेड तो आपको सवाल में दिए हुए हैं, पढ़े जरा। मशीनिंग डिपार्टमेंट के एक्चुअल ओवरहेड्स कितने हैं, फैक्ट्री ओवरहेड 82,436। चलो बेटा हो गया काम। एक्चुअल बिल आया तो पता चला बिल है 82,430, का मतलब क्या हुआ, अंडर एब्जॉर्ब हो गया सर, लॉस हो गया, आपको जेब से देना पड़ेगा ये अब आपको खर्चा। सो यस, अंडर एब्जॉर्प्शन इज एन एक्सपेंस। कितना अंडर एब्जॉर्ब आया, तो यहाँ पे अलग से मैं लिख ही देता हूं, नेगेटिव में लिख देता हूं कितना, 6113, और आगे लिख देता हूं अंडर एब्जॉर्ब। ये आपका मैंने मशीनिंग डिपार्टमेंट कर दिया। सेम इसी तरीके से फिनिशिंग डिपार्टमेंट का कर लीजिए, सेम इसी मेथड पे फिनिशिंग डिपार्टमेंट का कर लीजिए, लेबर आवर्स से होगा। और उसमें रेट फिर कौन सा रेट होगा, दूसरा वाला। ठीक है, बताइए मुझे उसमें ओवर हो रहा है या अंडर हो रहा है। यस बिल्कुल, ये एरो
नहीं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ यूज किया। जी बिल्कुल, फिनिशिंग। अब आपके लिए रेलेवेंट कॉलम फिनिशिंग का होगा जी, जो फिनिशिंग के कॉलम के अंदर है, बिल्कुल। जब मशीनिंग का करना है तो सिर्फ मशीनिंग के कॉलम को देखना है, जब फिनिशिंग का करना है तो सिर्फ फिनिशिंग के कॉलम को देखना है। तो कौन से रिलैक्स होके करना है। अगर पैनिक में आ गए इधर उधर कर दोगे, गड़बड़ कर दोगे, वैल्यूज ले लोगे। जैसे अभी गलती हो गई थी ना, क्या मशीनिंग के ही उसमें से लेबर आवर्स पिक कर लिए थे, तो अब ये गलती नहीं करनी। लेबर के मशीनिंग फिनिशिंग डिपार्टमेंट में से लेबर आवर्स पिक करना है। इसमें भी अंडर आ रहा है, चलो भाई हो गया बेचारे का काम, सही से हो गया काम, अपनी जेब से भरेगा ये सारे पैसा। इसमें भी अंडर आ रहा है भाई, तो चले कर ही लेते ना यार, कर लेते, वर्किंग भी कर लेते। तो मेरा ख्याल है इधर हम यहाँ पे पहले एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड की वर्किंग कर लेते, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स फिनिशिंग के लिए ना। तो फिनिशिंग के लिए हम एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड में सबसे पहले ये लेंगे 1.32, और अब हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एक्चुअल आवर्स से ऑफ फिनिशिंग, और एक्चुअल आवर्स 41295 आवर्स। तो कितनी वैल्यू बन रही है, 54509, ये बन रही है एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। तो अब अगेन इसी फॉर्मूला में डाल दो, तो यहाँ पे अंडर एंड ओवर पता चल जाएगा अभी अभी आपको। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स हैं आपके 54509, और एक्चुअल ओवरहेड्स हैं सवाल में दिए हुए 56980। इस केस में भी इसके पास आंसर आएगा अंडर एब्जॉर्ब्ड, क्योंकि आंसर नेगेटिव में आएगा -24 पूरे। हाँ यार बेटर लगा दो, ठीक है, वरना नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। अंडर एब्जॉर्ब लिख दिया काफी है। तो बेटा इसमें तो इसकी बैंड बच गई, दोनों जेब से देने पड़ेंगे, इसलिए बोलते हैं कॉस्टिंग सोच समझ के, कॉस्टिंग देख के करनी पड़ती है। ना ज्यादा चार्ज कर दो कि कस्टमर भाग जाए, और ना इतने दयालु हो जाओ, इतने कम चार्ज कर दो कि एंड में जेब से भरना पड़े। रिग्रेट करेगा ना बंदा, ये तो मैंने सस्ता बेच दिया। हाँ ये कर सकता है, लेकिन अगेन बात ये है ना कि समटाइम्स इससे भी आपका कोट बढ़ जाता है, और उसकी वजह से आपका क्लाइंट लूज हो जाता है। तो हम अंदाजे से नहीं कर सकते, ऑलरेडी कम हुआ था, या ऑलरेडी बहुत ज्यादा हुआ था, अब आप और ज्यादा कर रहे हो, तो फिर एंड में आंसर आएगा ओवर एब्जॉर्ब्ड, बहुत ज्यादा ओवर एब्जॉर्ब। तो ये खुश होने वाली बात नहीं है। हो सकता है इसकी वजह से कस्टमर कट गया हो, मैं तो खुश हो रहा हूं कि मैंने कस्टमर से ज्यादा चार्ज कर लिया, लेकिन शायद कस्टमर और आ सकते थे। तो कॉस्टिंग जितनी एक्यूरेट होगा उतनी अच्छी है, लेकिन ये तो खैर इसकी अब बैड लक है, इसने अंडर एब्जॉर्ब करा लिया ना। अब ये करने के बाद बेटा, अब ये हर बार होगा, ठीक है, ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब का तकरीबन जब भी आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का क्वेश्चन करेंगे, ये इस तरीके से एक रिक्वायरमेंट देगा 4 मार्क्स। रेडी रहिएगा आप, क्योंकि आज मैं होमवर्क देने वाला हूं, क्योंकि आज ऑफिशियली अब टॉपिक हमारा खत्म हो रहा है। Now, part D state 2 reasons for the under absorption or over absorption of overheads calculated in part C for each department. जरा पहले चेक कर ले भाई, दोनों अंडर आ भी रहे, सही भी है। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा चेक कर ले, ऐसे ऐसा होता नहीं है, एक अंडर होता है एक ओवर होता है, लेकिन टू 3 4 7 6 1 6 9। अच्छा, वो राउंडिंग ऑफ की वजह से उसने, अच्छा हमें बोल रहा है कि 2 डेसिमल तक यूज करो, और पीछे 3 डेसिमल तक यूज कर रहा है, सही है, ठीक है, अंडर आ रहा है दोनों का। चले जी आगे बढ़ते हैं, पार्ट डी। फर्क सिर्फ इसलिए ना, उसने 3 डेसिमल यूज कर लिया, इस वजह से फर्क आ रहा है। हमें सवाल में उसने मेंशन किया था 2 डेसिमल, तो हमने इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए। ये इस ऑथर का मसला है, ऑथर ने जो मार्किंग स्कीम यूज की, तो उसमें 3 डेसिमल इस्तेमाल कर लिए उसने। नाउ पार्ट डी, स्टेट 2 रीजंस फॉर द अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन। भाई क्यों हुआ ऐसा, अब जरा ये भी तो पता होना चाहिए ना, ऐसा हुआ क्यों, कि सर क्यों अंडर हो गया, क्या आपने ऐसा किया, बिल क्यों चार्ज किया आपने कम।
तो बेटा एक कॉमन रीजन जो हर बार अंडर हो या ओवर हो, हर बार आप लोग लिखोगे, लैक ऑफ डायरेक्शन, लैक ऑफ प्लानिंग, रॉन्ग प्लानिंग, गलती हो गई, एरर, बजटिंग में गलती हो गई हमसे भाई, हमने सही कैलकुलेशन नहीं करी। एक रीजन ऐसा है जो आप अंडर हो या ओवर हो सब में लिख सकते हो, इनएक्यूरेट प्लानिंग या रॉन्ग प्लानिंग या रॉन्ग बजट। दूसरा रीजन इन्फ्लेशन, मैंने अभी क्या बताया था, हमने अपना हिसाब लगाया है तो भाई साल में डॉलर का रेट बढ़ गया, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, तो इसमें हमारी क्या गलती है यार, हमने तो सही करा था ना। सो इन्फ्लेशन, अंडर एब्जॉर्प्शन इस वजह से भी होती है कि समटाइम इन्फ्लेशन की वजह से बिल ज्यादा आ गया, वरना आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही थी। तो ये दो रीजन लिख दीजिए, पहला रीजन इनएक्यूरेट प्लानिंग या इनएक्यूरेट बजटिंग, और दूसरा रीजन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की वजह से फ्यूल या पावर या इसकी कॉस्ट में इंक्रीज हो गया होगा। 4 मार्क मुफ्त के। यस, किस पे? ना 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 ना, जस्ट 2 रीजंस। क्या? हाँ, लेकिन बात सारी ये है ना कि यार ये सारी चीजें एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करना, अब इन्फ्लेशन का एग्जैक्ट परसेंटेज किसको पता होता है, तो ये भी एक बात है। करते हैं लोग, रिवाइज करते हैं। अब ये तो हमारा क्योंकि स्कोप लिमिटेड है ना, अभी आपसे रिवाइज भी इधर करवा लेगा तो पता नहीं कब ये यही करते रहोगे क्या पूरे पेपर। हाँ ये भी है, ये भी बात है। हाँ हाँ, दोनों का अंडर है ना, दोनों में सेम रीजन जाएंगे, दोनों का अंडर डिपार्टमेंट है ना, अंडर एक का अंडर आता है एक का और आता है ना, तो फिर अलग अलग, दोनों का अंडर है तो सेम रीजन। आ जाए पार्ट ई, एक्सप्लेन व्हाई एस्टिमेटेड फिगर्स आर यूज्ड टू कैलकुलेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। यानी ये क्यों आप यूज करते हैं एस्टिमेटेड फिगर्स, प्री डिटरमिन्ड रेट जैसे मैंने कहा। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर आप एस्टिमेटेड फिगर्स यूज नहीं करेंगे तो आप तो कोई कॉस्टिंग ही नहीं, आप प्राइस सेट ही नहीं कर सकेंगे। यानी क्या मैं साल के एंड तक वेट करूं, कस्टमर को साल के एंड तक रोकूं, भाई पहले मेरा बिल आने से फिर चार्ज करूंगा? ऐसी बात है यार, मुझे तो पहले से प्लानिंग करनी है ना, मुझे तो पहले से प्राइस कैलकुलेट करनी है। सो प्री डिटरमिन्ड या पहले से, उसने क्या वर्ड यूज किया इस वक्त, एस्टिमेटेड फिगर्स। एस्टिमेटेड फिगर्स इसलिए यूज होती हैं सो दैट आई कैन कैलकुलेट माय प्राइस ऑफ माय प्रोडक्ट, अदरवाइज तो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट ही नहीं हो सकेगी, और प्राइस ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट नहीं होगी तो कस्टमर लूज हो जाएगा। दैट इज व्हाई आई हैव टू यूज एस्टिमेटेड फिगर्स, अदरवाइज कस्टमर लूज हो जाएगा। और ये तो एस्टिमेट्स तो चलते हैं, आपने बताना है कि भाई बिजनेस के अंदर एस्टिमेट्स के बगैर नहीं हो सकती डिसीजन मेकिंग किसी भी वैल्यू में। आप मार्केटिंग में देख लीजिए, आप ऑपरेशंस देख लीजिए, आप फाइनेंस देख लीजिए, आप कॉस्टिंग देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, एस्टिमेट्स पे ही चलता है भाई सब कुछ। तो एस्टिमेट तो हर जगह यूज होता है, तो यहाँ पे भी यूज होता है। स्टेटमेंट क्या लिखें, तो स्टेटमेंट लिख लें जरा अच्छी सी स्टेटमेंट, दैट द रीजन फॉर यूजिंग एस्टिमेटेड फिगर्स आर, the reason for using estimated figures are, the reason for using estimated figures are to determine the selling price, to determine the selling price at the start of the year, at the start of the year. Because if we do not estimate, because if we do not estimate, then the business has to wait for the year end, to tell the customers about the price of product, to tell the customers about the price of product, which do not make sense, which do not make sense at all. Price of product which do not make sense at all. So it was a statement, बात समझा दी कि भाई ऑब्वियसली एस्टिमेट नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे,
नाउ द लास्ट पार्ट। हाँ बेटा किधर किधर जा रहे हो, बेटर होगी। कपूर लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ सिंगल कंपोनेंट। बेटा वही वाला पार्ट बाकी है ना। सेलिंग प्राइस अभी ऑर्डर आया है, इतना काम क्यों किया है, ताकि ऑर्डर आए तो उसको हम चार्ज करके दें। आप भाग रहे हो, एक सवाल तो पूरा करो, पूरा कम से कम एक ऐसा सवाल आज हो रहा है जो पूरा कर रहे हैं हम। Kapoor Limited produces a single component. The directors have been asked to prepare a quotation for a customer who requires 150 units of the component. भाई 150 यूनिट्स का एक ऑर्डर आया बड़ा, अब उसको हमें वहां पे एक रेट देना है। Kapoor Limited requires 45% gross profit on markup. Now this time markup, कॉस्ट पे परसेंटेज लगाएंगे on this order. So आपको देख सकते हैं आप, बड़ा इजी, बहुत इजी सवाल है, बहुत फौरन अभी यूं हो जाएगा। ठीक है, चल इसको मैं इरेज कर रहा हूं। तो हमें इसकी प्राइस कैलकुलेट करके देनी है। हमारे पास एक ऑर्डर आया है 150 यूनिट का। इन 150 यूनिट के लिए वी हैव टू कैलकुलेट अ कोटेशन, ताकि कस्टमर को हम प्राइस देके ऑर्डर लॉक करें। तो इसका एक बेटा डिसेंट सा फॉर्मेट मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताया था, दैट यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द कॉस्ट। ठीक है, कौन सा पार्ट है, एफ। तो आप यहाँ पे सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ द न्यू ऑर्डर। तो इसमें सबसे पहले यू नीड टू कैलकुलेट द कॉस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट मटेरियल, फिर इसमें आप ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर। दिया हुआ है ना बेटा सब, डायरेक्ट मटेरियल। अच्छा, अब ये जो बेटा ये आपको डाटा दिया हुआ है ना, ये आपको एक एक यूनिट का दिया हुआ है, आपको 150 यूनिट का रखना है, माइंड में बस ये रखिएगा। डायरेक्ट मटेरियल आपको दिया हुआ है कितना, 9.4। तो आप 9.4 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 150 यूनिट से। हाँ ऊपर देखो, पढ़ो। ठीक है, ठीक है। इसके बाद अच्छा अमाउंट भी बता रहे हो आप, सही है, कितना, 1410। इसके बाद डायरेक्ट लेबर आवर्स। डायरेक्ट लेबर आवर्स के लिए उसने आपको अलग अलग डाटा दिया हुआ है कि भाई जितना भी डायरेक्ट लेबर इस्तेमाल हो रहा है, एक मशीनिंग के अंदर इस्तेमाल हो रहा है और एक फिनिशिंग में इस्तेमाल हो रहा है, तो इनको इनकी दिहाड़ी भी तो देनी है ना। तो क्या रेट है भाई इनकी दिहाड़ी का, इनकी दिहाड़ी का रेट है, मशीनिंग वाला जो है वो 8.4 पर आवर चार्ज करता है और फिनिशिंग वाला हमसे चार्ज करता है 6.6। अच्छा, अब आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने डाटा मिनट्स में दिया हुआ है, रेट आवर में दिया हुआ है, डाटा मिनट्स में दिया हुआ है। तो बेटा कभी भी, पूरी कॉस्टिंग के लिए बता रहा हूं, जब भी डाटा मिनट्स में दिया हुआ यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू आवर्स, वरना फंस जाओगे। सिंपल, मिनट्स को कन्वर्ट करना आवर्स में क्या करना है, डिवाइड बाय 60 कर दो। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, तो भाई डिवाइड बाय 60 कर दो ना। कितने मिनट्स लग रहे हैं, 45 मिनट लग रहे हैं। 45 डिवाइड बाय 60 कितना होता है, 0.7। तो मल्टीप्लाई कर दो 0.7 आवर्स से। फिर इसी तरीके से फिनिशिंग में कितने आवर्स यूज हो रहे हैं, 20 मिनट। 20 डिवाइड बाय 60 करो, ये 75 है, 0.75 आवर्स, और ये 0.33 आवर्स। अब क्योंकि ये तो एक यूनिट का है, हम कितने यूनिट बना रहे हैं, तो इसको भी मल्टीप्लाई बाय 150 करना नहीं भूलिएगा जी, क्योंकि ये आपको सिंगल यूनिट का रेट दिया हुआ है इसने। तो आपको 1410 इधर आ गया था। इन दोनों की वैल्यूज बताइए, 945 320.7। चलो इसको वो कर दो, 327 कर दो। नाउ ये बात समझ में आ गई ना बेटा, आवर्स कैसे किया मैंने, मिनट्स को आवर्स में कैसे किया। कितने मिनट्स हैं, देखो मिनट्स कितने दिए हुए, 45 मिनट दिए हुए और दूसरा 20 मिनट दिए हुए। मैंने क्या बोला, मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लॉजिक क्या होती है, तरीका क्या होता है, डिवाइड बाय 60 कर दो। 45 डिवाइड बाय 60 करो, 45 डिवाइड बाय 60 कितना आ रहा है, 45 हाँ 0.7। फिर 20 डिवाइड बाय 60 करो, ना 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 लेबर आवर्स 20 है,
0 और मल्टीप्लाई 150 क्यों किया? क्योंकि ये 1 यूनिट का डाटा है, हमें 150 यूनिट्स के लिए कोटेशन निकालनी है, तो मैं हर चीज को 150 से कर रहा हूं। नाउ लास्ट क्लास में भी बताया था, जब डायरेक्ट कॉस्ट ऐड होती है क्या बनती है? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट की वैल्यू निकालें, बताएं प्राइम कॉस्ट कितनी आ रही है, सबको ऐड करें। 26। अब बेटा इसमें हम ऐड करेंगे ओवरहेड्स, जिसके लिए इतनी मेहनत की है, पूरा सवाल सॉल्व किया है। अब ओवरहेड आपके पास 2 डिपार्टमेंट्स हैं, कौन कौन से? मशीनिंग और फिनिशिंग। दोनों का OAR आपके पास मौजूद है 1.36 और 1.32। 1.36 1.32 मल्टीप्लाई बाय, अब जरा ख्याल रखना है मुझे, अगेन मिनट्स तो हैं उसको तो आवर्स में कन्वर्ट करूंगा ही, लेकिन क्योंकि रेट किसका है? मशीन आवर का, तो मल्टीप्लाई भी किससे होगा? मशीन आवर्स से होगा। तो मशीनिंग डिपार्टमेंट के मशीन आवर्स कितने हैं? 30 मिनट्स, यानी इसको अगर मैं डिवाइड करूं 60 से तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 150। ये आपका टोटल बन जाएगा कितना? 75। फिर आ जाए लेबर पे, तो अब लेबर के अंदर फिनिशिंग के पे लेबर आवर्स, फिनिशिंग के लेबर आवर्स कितने हैं? वही 20, आपने ऊपर निकाल लिया ऑलरेडी, 0.33 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 150 यूनिट्स, इट्स 830। बस खत्म, एंड है क्या? तो 20 मिनट्स है ना, मैंने बोला ना 8 में कन्वर्ट करो। 10 मिनट्स क्यों होगा? वो मशीनिंग है। आपका लेबर का OAR किस पे? रेट किसका है? तो मल्टीप्लाई मशीन से कैसे हो सकता है? मल्टीप्लाई लेबर से ही होगा, जिसका रेट है उसी से मल्टीप्लाई होगा। पता है क्या आ रही वैल्यू? 65.34। 65 कर देते हैं। अब निकालें जरा टोटल कॉस्ट, बताता हूँ बेटा, पहले टोटल कॉस्ट निकालो, फिर मैं आपको जिनको जाना हो चले जाए, रिवीजन फिर मैं करवाऊंगा। सबका टोटल बन जाएगा 2822। अब ये तो बेटा कॉस्ट हो गई, मुझे तो आपको चार्ज करना है मेरे क्लाइंट को, तो इसने बोला है 40% मार्कअप। 40% मार्कअप का मतलब यहां पे मैं ऐड कर दूंगा प्रॉफिट 45%। 45% ऑफ व्हाट? माय कॉस्ट 2822। तो 2822 का 45% कितना होता है? 2822 मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइड बाय 100 कितना बनता है? बताइए। 1270। दोनों को ऐड कर दीजिए एंड यू गेट द प्राइस, सेलिंग प्राइस 4092। ये आपका सवाल हो गया एंड। सो ये आपने अपना ऑर्डर का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अगेन थोड़े से हमने राउंड ऑफ करी है, तो किसी का 4093 या किसी का 4095 भी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, राउंडिंग ऑफ की वजह से डिफरेंस आ जाता है। क्या बेटा? नहीं नहीं, ये कॉमा है, कॉमा है, कॉमा। सही है जी, चलें तो आज ऑफिशियली बेटा अब ये टॉपिक हमारा एंड हो चुका है। अब इसके पास पेपर्स का होमवर्क मैं आप लोगों को दूंगा, तो इसमें मेरा ख्याल है कोई भी ऐसा पास पेपर नहीं है जो आप लोगों को तंग करेगा, सारे रिपीटेटिव लगेंगे, एक जैसे लगेंगे। लेकिन फिर भी अगर किसी में प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा, कर लेंगे उसको। 413 सही है, बस वही फर्क आ रहा है, उसके आखिरी वाला जो आंसर है जो पीछे मार्किंग इसी में, उसका 41 समथिंग आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ की वजह से फर्क आ सकता है, दैट्स इट। आप लोगों का यही है। ओके जी, चल।